हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो हमारा है उसके जितने भी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, इसके बाद फिर आपको कुछ एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, यानी आपको ये बताना है कि निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है। तो देखिए, निषेचन के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि निषेचन के बाद क्या बनता है, बीजांड से बीज बनता है। क्या बनता है? निषेचन के बाद आपको याद रखना है कि बीजांड से हमेशा बीज का निर्माण होता है, यानी ओव्यूल से हमेशा याद रखना है कि सीड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीज। दूसरा प्रश्न है कि किन पौधों में जल परागण पाया जाता है। तो देखिए, यहां पे आपको याद रखना है कि जो बैलिसनेरिया का प्लांट है, बैलिसनेरिया में जल परागण होता है। किस प्रकार का परागण होता है? बैलिसनेरिया में जल परागण होता है, यानी कि वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर के माध्यम से परागण होता है। किसमें? बैलिसनेरिया में। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज किसने की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो द्विनिषेचन की खोज आपको याद रखना है कि किसने की थी? नवास्चिन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या होती है, यानी जितने भी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उसमें से आपको यह बताना है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होती है। तो क्रियाशील यानी कि एक्टिव गुरु बीजाणु की संख्या हमेशा आपको याद रखना है केवल और केवल कितनी होती है? 1 होती है। और इसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु से ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है। तो हमेशा याद रखना है कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? निषेचन के बाद 2 ही परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय होता है वो किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक होता है, या आप मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। तो जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है यह कैसा होता है? 8 केंद्रकीय होता है। कैसा होता है? 8 केंद्रकीय, यानी केंद्रकों की संख्या इसमें कितनी होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है कि बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है, यानी स्पोरोफाइटिक की जो मुख्य अवस्था होती है वो किसमें पाई जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, यानी कि जितने आवृत्त बीजी पादप होते हैं उनमें बीजाणुभिद प्रवस्था ये जो है मुख्य अवस्था के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उस घटना को हम क्या कहते हैं जिसमें जो अंडाशय होता है वह बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है, यानी बिना निषेचन के ही यदि अंडाशय फल में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, यानी कि अनिषेक फलन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रूणकोश जो होता है, यानी जो मादा युग्मकोद्भिद है उसमें निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। तो आपको बताना है कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें निषेचन के बाद कौन कौन सी, द्विनिषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं जो होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है निषेचन के बाद। किसमें? भ्रूणकोश में। तो भ्रूणकोश में आपको याद रखना है कि जो सहायक कोशिका होती है, जो सिनर्गिड सेल होती है, और जो प्रतिमुखी कोशिका होती है, ये दोनों ही कोशिकाएं क्या हो जाती है? द्विनिषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। किसमें से? भ्रूणकोश से। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सहायक कोशिका यानी कि सिनर्गिड सेल और एंटीपोडल सेल दोनों के दोनों सेल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जब पराग नलिका यानी जो पोलन ट्यूब होती है यह अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए, पराग नलिका बीजांड के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से 3 ही जगहों से प्रवेश करती है। तो यदि पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मीसोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम मीसोगेमी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह क्या कहलाता है? कहने का मतलब यह है कि पौधा एक ही हो और उस एक ही पौधे में
एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलें और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर जाके गिरे, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के परागण को हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं, आवृत्त बीजियों में कभी कभी क्या होता है, जो परागकण या पोलन ग्रैन होते हैं ये भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं, यानी जो एंडोस्पर्म होते हैं उसको ये प्रभावित करते हैं, और यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है जीनिया। क्या कहलाती है? जीनिया कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फल भित्ति विकसित होती है। तो फल भित्ति आपको यहां पे बताना है कि किसमें से विकसित होती है। तो हमेशा याद रखना है कि फल भित्ति का निर्माण जो होता है अंडाशय की भित्ति से होता है। किससे होता है? अंडाशय की भित्ति से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसे पुष्प जो कि कभी नहीं खिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगेमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगेमी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो बीजांड द्वार होता है अर्थात जो माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को हम क्या कहते हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया कि बीजांड के अंदर जो पराग नलिका होती है वह 3 जगह से प्रवेश करती है मुख्य रूप से। तो यदि पराग नलिका, हमेशा इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, यदि पराग नलिका कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। यहां पे आपको पोरोगेमी करेक्ट कर लेना है। यदि अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो उसे हम मीसोगेमी कहते हैं। और यदि पराग नलिका कहां से प्रवेश करती है? निभाग सिरे से प्रवेश करती है, तो उसे हम निभाग या चलाजोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम चलाजोगेमी कहते हैं। तो यहां पे तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जो परागकण या पोलन ग्रैन होते हैं उनकी जो बाह्य भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? तो हमेशा याद रखना है कि परागकणों की जो बाह्य भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है देखिए कि जो परागकण होते हैं, या आपको ऐसा बताना है कि जो बीजांडकाय होते हैं, बीजांडकाय को हम इंग्लिश में न्यूसेलस भी कहते हैं, तो बीजांडकाय की जो कोशिका होती है उससे यदि भ्रूण कोश का विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कभी भी यदि बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूण कोश का विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है, यानी जो एंडोस्पर्म होता है किसी भी आवृत्त बीजी पादपों में, उसकी सूत्र गुणिता कैसी होती है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म यानी कि जो भ्रूणपोष होता है इसकी सूत्र गुणिता कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है, यानी कि त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं, यानी बिना निषेचन के यदि भ्रूण विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजिनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजिनेसिस। अगला प्रश्न है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो किसी भी नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की जो प्रथम कोशिका मानी जाती है वो लघु बीजाणु या परागकण को माना जाता है। तो लघु बीजाणु या परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडप जो होता है यह पुष्प का कौन सा भाग है? तो हमेशा याद रखना है कि अंडप जो होता है यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग होता है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको हम कहते हैं आर्निथोफिली या पक्षी परागण। क्या कहते हैं? इसको हम आर्निथोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? यदि पराग कोश या एंथर का डेवलपमेंट या परिपक्वन जो है, विकास जो है, परिपक्वन किसके पहले हो जाता है? वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है। तो जब भी पराग कोश का विकास यदि वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुपूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपूर्वता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति आपको याद रखना है बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वर्तिकाग्र का पराग कोश से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? देखिए यहां पे एकदम से उल्टा हो गया है। इसके पहले अभी आपने क्या देखा
कि यदि पराग कोष का विकास या परिपक्वन पहले हो जाता है वर्तिकाग्र से तो उसको हम पुपूर्वता कहते हैं। लेकिन यदि वर्तिकाग्र का विकास पहले हो जाए, परिपक्वन पहले हो जाए पराग कोष की अपेक्षा, तो इसे हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है यह मादा जनन तंत्र का भाग होता है, यह मादा जनन भाग का भाग होता है, क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है यह जायांग का भाग है और जायांग जो होता है वह किसी भी पुष्प का मादा जनन भाग होता है। तो यदि मादा जनन भाग का यदि निर्माण पहले हो जाता है तो उसे हम स्त्री पूर्वता कहेंगे। और वहीं यदि हम पुंकेसर की बात करें, पुंकेसर के यदि परिपक्वन पहले हो जाता है वर्तिकाग्र की अपेक्षा तो उसे हम पुपूर्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों यानी कि पोलन ग्रैंड की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पराग कणों का जो अंतःचोल बना होता है वो किसका बना होता है? तो देखिए पराग कण का जो बाह्य चोल बना होता है वो तो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। लेकिन पराग कणों की जो अंतःचोल होता है वो किसका बना होता है? तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, वह पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया कहलाती है। तो यदि एक बीज से, आपको याद रखना है कि एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सेब होता है, एप्पल जो है वह किस प्रकार के फल का एग्जाम्पल है? तो हमेशा याद रखना है कि जो सेब होता है यह एक कूट फल का एग्जाम्पल है। कूट फल यानी कि असत्य फल भी इसको हम कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम आभासी फल भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि एक ही बीज से कई सारे भ्रूण बन जाते हैं तो इसे हम बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जबकि सेब जो होता है यह एक कूट फल यानी कि असत्य फल का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है कि सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर में किस प्रकार का पुंकेसर पाया जाता है? तो सूर्यमुखी में आपको याद रखना है कि सिनजिनेसियस प्रकार के यानी कि जुड़े हुए प्रकार के पुंकेसर या स्टेमेन पाए जाते हैं। तो सिनजिनेसियस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि साल्विया में होने वाला जो कीट परागण होता है वह क्या कहलाता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। और यदि जंतुओं के द्वारा परागण होता है तो उसे हम जूफिली कहते हैं। यदि वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पुष्प कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि सब संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वह रेफ्लेसिया का फ्लावर होता है। किसका होता है? रेफ्लेसिया का फ्लावर होता है। अगला प्रश्न है देखिए कि सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र किस पौधे की होती है? यानी किसी ऐसे पौधे का या प्लांट का नाम बताना है जिसकी स्टाइल और स्टिग्मा यानी कि वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है सबसे लंबे होते हैं। तो मक्का आपको याद रखना है, जियामेज मक्का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। मक्के में सबसे लंबी वर्तिका व वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उस हार्मोन्स का नाम आपको बताना है जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है। तो ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अंडाशय को फल में विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि किसी भी अनुन्मीलीय परागकणी पौधे का नाम बताना है। यानी किसी अनुन्मील परागणी पौधे का नाम बताना है। तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का प्लांट आपको याद रखना है, ये अनुन्मीलीय परागणी पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी यहाँ पे आपको बताना है कि जो परागकण होते हैं, परागकणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा कि ये परागण कहलाता है यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलन ग्रैंड यानी पराग कण जो होते हैं ये पराग कोष से निकल करके कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र की सतह पर जाते हैं यानी स्टिग्मा पे गिरते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जब ऐसे फल का निर्माण होता है जिसमें कि बीज नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। यानी अनिषेक फलन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले फल होते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। तो बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं चिरोप्टेरिफिली। क्या कहते हैं? उसे हम चिरोप्टेरिफिली कहते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न क्या है कि बीज के जो बाहरी आवरण होते हैं, बीज के बाहरी आवरण का आपको
नाम बताना है तो बीज का जो बाहरी आवरण होता है वह बीज चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। तो देखिए यहां पे लगभग 39 प्रश्न है, यानी लगभग 40 प्रश्न है चैप्टर 1 के, जिनको कि आपको अच्छे से तैयार करना है। और यदि आप इन 40 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 1 जो हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसकी तैयारी आपसे अच्छे से हो जाएगी। देखिए चैप्टर 1 के हमने सभी टॉपिक की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है, और यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक चैप्टर 1 से छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।